नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर राज्य विशेषकर बस्तर अंचल में चल रहे विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी है। इस दौरान आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और संचार सुविधाओं के विस्तार के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं उनके घरों के नजदीक शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बस्तर अब विकास और पर्यटन के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। चित्रकूट, तीरथगढ़ और कांगेर घाटी जैसे मुख्य पर्यटन स्थल सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वहीं अमित शाह के बस्तर हो रहे विकास और जन कल्याणकारी प्रयासों की सराहना करते हुए राज्य को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने अल्प प्रवास पर गोरेला पेंड्रा मरवाही पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। दुर्गा चौक में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याओं और कई राजनीतिक व धार्मिक मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। बघेल ने कहा कि प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम जनता और व्यापारी वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अपराधियों को प्रशासनिक संरक्षण मिलने से कानून का भय समाप्त होता जा रहा है। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने खाद की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना था कि कृत्रिम संकट पैदा कर किसानों को महंगी दरों पर खाद खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो वहीं उज्जैन सिंहस्थ भूमि अधिग्रहण और अयोध्या से जुड़े मामले का उल्लेख करते हुए भाजपा, आरएसएस और बजरंग दल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। लगातार घटनाएं घट रही है और खासकर उस क्षेत्र में जहां कभी कोई घटना घटी थी। इस जिले में इससे पहले कभी इस प्रकार से लूटपाट, डकैती, हत्या इस प्रकार से नहीं हुआ जो, और ये पहली बार इस प्रकार से हुआ। और पूरे प्रदेश में इसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। अभी मैं बैकुंठपुर से आ रहा हूँ, तीनों परिवारों से मिला। लोग भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं। तो पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ आ गई और कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। पहले हम यूपी बिहार की बात करते थे, छत्तीसगढ़ भी उसी स्थिति में आ गया। और देखने में यही आ रहा है कि सरकार के में बैठे हुए लोगों का, सत्ता पक्ष लोगों का संरक्षण प्राप्त है अपराधियों। तो ऐसे में आम आदमी की सुरक्षा और खासकर व्यापारियों की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। रायपुर रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक दयानंद की अध्यक्षता में मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 73वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में रेलवे बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक कार्यसूची के अनुसार जनवरी से मार्च 2026 की अवधि में राजभाषा हिंदी के प्रयोग और प्रगति की समीक्षा की गई है। वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय उत्कर्ष पांडे ने सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि राजभाषा को वार्षिक लक्ष्यों का पूर्ण पालन करना सभी की जिम्मेदारी है और यह बैठक आत्ममूल्यांकन तथा भविष्य की कार्ययोजना तय करने का महत्वपूर्ण मंच है। अध्यक्षीय संबोधन में मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने कहा है कि राजभाषा अधिनियम और नियमों का पालन संवैधानिक दायित्व है और इसीलिए सभी कार्य हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में किए जाने चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से अधीनस्थ कर्मचारियों को हिंदी में निर्देश देने और नियमित कार्यों के लिए हिंदी टेम्पलेट तैयार करने पर जोर दिया है। बैठक का संचालन राजभाषा अधिकारी निकेश कुमार पांडे ने किया और धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। तेज बारिश के बावजूद स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट माध्यम विद्यालय सेमरा में विकासखंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव उत्साहपूर्वक मनाया गया। मुख्य अतिथि सामरी विधायक उद्देश्वरी पेकरा ने नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर मुंह मीठा कराकर तथा निशुल्क गणवेश वितरित कर उनका विद्यालय में स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा मुनि निकुंज ने की है, जबकि जनपद अध्यक्ष बसंती भगत, नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र भगत, जनपद उपाध्यक्ष अशोक सोनी और
नम्प उपाध्यक्ष आनंद जायसवाल खास रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। विधायक उद्देश्वरी पैकरा ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और उन्हें नियमित रूप से स्कूल भेजना अभिभावकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों को प्रेम और प्रेरणा के साथ शिक्षित करने की अपील की है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष हीरामुनि निकुंज ने शिक्षा के समाज और देश के विकास की आधारशिला बताते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया है। समारोह में बच्चों को नई ड्रेस, किताबें और कॉपियां भी वितरित की गई हैं। सरगुजा जिले के उदयपुर स्थित राम वन गमन पर्यटन स्थल रामगढ़ में 29 और 30 जून को 2 दिवसीय रामगढ़ महोत्सव 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर अंबिकापुर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई है। बैठक में पार्किंग, प्रकाश एवं विद्युत व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, स्टॉल, सज्जा, राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी और कवि सम्मेलन और आगंतुकों की सुविधाएं सहित कई व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो वहीं मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा है कि रामगढ़ केवल पर्यटन स्थल नहीं बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। उन्होंने महोत्सव को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से पहले अधिक भव्य स्वरूप में आयोजित करने पर जोर दिया। महोत्सव में शास्त्रीय संगीत, नृत्य, विद्यालयीन संस्कृति और प्रस्तुतियां और लोक संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं आपको बता दें, कलेक्टर अजीत वसंत ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध तैयारियां पूरी करने और आगंतुकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। विजन 2047 की बात करते हैं। हाँ, पिक्चर पूरी बाकी है तो बहुत देश को आगे ले जाना है। वो तो ये था कि शतरंज की बिसात बिछाई जाती थी कि किस तरह से बिसात बिछाई जाए कि हम सामने वाले को फटका नहीं दे दें, लेकिन आजकल गूगली फेंका जा रहा है बहुत ज्यादा। क्या सामने वाले गूगली पर स्टिक नहीं लगा पा रहे, क्या लपक लिए जा रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के बैट्समैन तो गोल्डन डक में आउट होने वाले हैं। दर्शकों के लिए कुछ लाइनें जो आप बता सके, कह सके। चल संगी जुर मिल कमा बोरे करम खुल गे, पथरा मा पानी ओगराबो, धरती में सोना उपजाबो। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति को किस तरह से देखते हैं? ये 2014 के बाद से इस देश में उन्नति का, तरक्की का, इस देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का, गांव, गरीब, किसान, युवा, महिलाएं उनके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है, अगर ये एजेंडा पहली बार तय किया है तो मोदी जी ने तय किया है। से काम होना चाहिए था जो नहीं हो पाया। नहीं, देखिए सभी ने काम किया है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ने काम नहीं किया है। हाँ, विगत सरकार ने भी कुछ किया है परंतु कॉम्प्रोमाइज रही काफी चीजों पर, यह भी सच है। आयुष्मान में जो अभी अनियमितताएं बढ़ती जा रही है निजी हॉस्पिटलों के द्वारा। आपने बहुत बढ़िया किया है प्रश्न पूछकर जी। मेरी इससे भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां लोगों को बीमार होने के बाद छोटे छोटे टेबलेट्स के लिए मुर्गियां बेचते देखा हूं। कि सत्ता रहे तो संगठन का काम बहुत राह आसान हो जाता है या चुनौतियां और बढ़ जाती है? नहीं, संतुलन, बेहतर संतुलन के साथ सब काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहने को एक वो बन गया है कि सत्ता और संगठन, वरना सत्ता में कौन है बताइए ना। विष्णुदेव साई जी मुख्यमंत्री जी हैं, लगातार हमारे
लगातार अध्यक्ष रहे। महतारी वंदन योजना से मंत्री जी आपने किस तरह का बदलाव देखा महिलाओं के बीच? सबसे पहले तो विशेष साधना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज मुझे लगता है इस तरह से पहली बार आपसे फेस टू फेस हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए नहीं, ये तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है महतारी वंदन योजना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ अग्निकांड के बाद दुर्ग जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में भिलाई के सिविक सेंटर स्थित एजुकेशन हब में जिला प्रशासन, पुलिस और अग्निशमन विभाग ने संयुक्त रूप से फायर ऑडिट अभियान चलाया है। अग्निशमन अधिकारी नागेंद्र सिंह और सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी के नेतृत्व में हुई जांच में 100 से अधिक कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा। जांच के दौरान अधिकांश संस्थाओं में फायर सेफ्टी मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई है। कई कोचिंग सेंटरों में अग्निशमन यंत्र, फायर अलार्म सिस्टम और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा कई भवनों में आपातकालीन निकास मार्ग और पर्याप्त वेंटिलेशन की भी कमी मिली है। अधिकारियों ने इसे विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बताते हुए संस्थानों को नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कमियां दूर की जाए, अन्यथा संबंधित संस्थानों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चल रहा है कोचिंग का राज्य शासन के आदेशानुसार और कलेक्टर सर और हमारे डीजी सर के आदेशानुसार, और यहाँ पे कई कोचिंगों का निरीक्षण किया गया, जिसमें सब में लगभग एक ही जैसी खामियां हैं कि कोई एक ही एंट्री है, एक ही एग्जिट है, इनके पास न इंस्टीट्यूशंस हैं न अन्य फायर फाइटिंग सिस्टम है, और बच्चे पढ़ रहे हैं और जो भी सिस्टम इनके पास में है वो भी खराब अवस्था में है। तो इनको अभी चेकिंग किया गया है और कल से इनको बंद करने की। संकुल केंद्र रघुनाथपुर में संकुल स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर विद्यालय में स्वागत किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, पंचगण, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीआरसी, संकुल प्राचार्य शाला प्रबंधन समिति के सदस्य, अभिभावक, ग्रामीण जन, शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रही। कार्यक्रम के दौरान नव प्रवेशी विद्यार्थियों को निःशुल्क गणवेश एवं पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया। उपस्थित अतिथियों ने बच्चों को नियमित अध्ययन और शिक्षा के महत्व के बारे में प्रेरित किया। इसके साथ ही न्योता भोज का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने सहभागिता निभाई। विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर जोर दिया। कार्यक्रम उत्साह और जनभागीदारी के साथ संपन्न हुआ। आपातकाल लागू होने के 51 वर्ष पूरे होने पर कांकेर सांसद भोजराज नाग ने बुधवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर 25 जून 1975 की घटना को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय बताया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल घोषित किया था। सांसद ने आरोप लगाया है कि इसके बाद लगभग 21 महीनों तक लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों का दमन किया गया। चुनाव स्थगित कर दिए गए, नागरिकों के मौलिक अधिकार सीमित कर दिए गए और सरकार की आलोचना करने वालों पर कार्रवाई की गई। भोजराज नाग ने कहा कि आपातकाल का दौर लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती था, जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने बताया कि इसी काले अध्याय की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 25 जून को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। विरोधियों को जेलों में मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई, किसी को दवा नहीं दी जाती थी, किसी को गर्मी में बिना पंखे के कमरा में बंद रखा जाता था।
यहाँ तक महिला कैदियों को भी अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें तो समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं दी जाती थी, ना ही उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। कांग्रेस सरकार ने आरएसएस, जनसंघ, एबीवीपी और अनेक ऐसे हमारे धार्मिक और अनुषंगिक संगठन पर प्रतिबंध लगाकर यह सिद्ध कर दिया कि वह किसी भी विरोधी स्वर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जनसंघ और आरएसएस ने भूमिगत रह करके पूरे देश में सत्याग्रह किया, पर्चा वितरण किया और सूचना प्रशासन के माध्यम से कांग्रेस की तानाशाही को देश की जनता में उजागर किया। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जनता एमसीबी जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की तैयारियों का जायजा लेने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी की टीम ने विस्तृत निरीक्षण किया है। टीम ने मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण कार्य, अस्थायी कॉलेज परिसर, अस्पताल की व्यवस्था और प्राध्यापकों एवं स्टाफ की उपलब्धता सहित कई आधारभूत सुविधाओं का परीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा अस्पताल में मरीजों को प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं का भी अवलोकन किया गया। एनएमएमसी अधिकारियों ने कॉलेज संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन, उपकरणों और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा टीम को सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं मान्यता प्रक्रिया के तहत निर्धारित प्रारूप में जरूरी जानकारी और डेटा अपलोड करने का कार्य भी किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट एनएमसी को सौंपे जाने के बाद अनुमति मिलने पर मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज में इसी शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। चिकित्सा महाविद्यालय आरंभ करने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के इंस्पेक्टर्स आए हैं आज इंस्पेक्शन करने के लिए। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, हॉस्पिटल वगैरह की पूरी व्यवस्था देखना है और आगे यहाँ पर नया एडमिशन लेकर हम सुचारू संचालन कर पाएंगे कि नहीं, उसका अवलोकन करने के लिए आए हैं। उन्हें संपूर्ण दस्तावेज वगैरह उपलब्ध कराया गया है तथा वो उनका जो एक फॉर्मेट। गरियाबंद जिले में आश्रमों और छात्रावासों में कार्यरत 300 से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम आदिवासी सहायक आयुक्त को 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 10 से 15 वर्षों से कई आश्रमों एवं हॉस्टलों में कार्यरत है, लेकिन अब उन्हें काम से हटाने और हॉस्टलों से बाहर करने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्ष 2024 में जारी आदेश के अनुसार रिक्त पदों पर समायोजन कर नियमित वेतनमान का लाभ दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। कर्मचारियों ने यह भी दावा किया है कि पिछले 2 वर्षों से उन्हें वेतन नहीं मिला है। हमारी जो समस्या है वो अनगिनत है और ये आज की समस्या नहीं है, 2 वर्षों से विगत 2 से 2.5 वर्ष हो गया है समस्या से हम लोग ग्रस्त हैं। ये जो कर्मचारी हैं इनकी शकल देख के आप जान सकते हैं कि कितने समस्या में होंगे। और आज हमारे जिला स्तरीय मीटिंग था। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।